सबको पकड़ के ले जाएंगे। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। कराची की सबसे बड़ी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आज कहां खड़ी है? लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। फारूक सत्तार के घर का घेराव, एमकेएम रेंजर से फिर नाराज। भाई अगर या तो मुझे गिरफ्तार करने आए थे तो क्या स्पीकर कौमी असेंबली से पूछ कर आए थे? कराची में एमकेएम की हड़ताल कामयाब ना हो सकी। रेंजर्स ने जबरदस्ती दुकानें खुलवाईं, फारूक सत्तार का इल्जाम। एमकेएम और रेंजर्स के दरमियान बार बार कशीदगी क्यों पैदा हो रही है? क्या एमकेएम की ताकत और मकबूलियत कम हो रही है? पूछेंगे एमकेएम के रहनुमा साजिद अहमद से, दिफाई तज्जियाकार शाहिद लतीफ से और तहरीके इंसाफ के रहनुमा फैसल वाडा से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। एक बार फिर रेंजर्स और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान तलखियां बढ़ गई हैं। सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार के घर का घेराव हुआ, उसके जो बाद की डेवलपमेंट हुई है उसमें हमें नजर आ रहा है कि न सिर्फ नाराज है बल्कि एमकेएम रेंजर्स से बढ़ चढ़ कर इस नाराजगी का इजहार भी कर रही है। एमकेएम ने इस वाकये के खिलाफ कल कराची में हड़ताल की कॉल दी थी। अब ये हड़ताल की कॉल के बाद जो सिचुएशन हुई है वो बड़ी दिलचस्प है। एक जमाना था कि जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हड़ताल की कॉल देती थी तो पूरे शहर में सन्नाटा हो जाता था, हो ही नहीं सकता था कि उस कॉल के ऊपर कोई जवाब दे। मगर कल ये मंजर भी देखने में आया कि शहर में तमाम दुकानें खुली थी और ट्रांसपोर्ट मामूल के मुताबिक चल रहा था। शहर में एमकेएम की हड़ताल का कोई बाकायदा वाज़े असर देखने में नजर ही नहीं आया। एमकेएम ने इल्जाम ये लगा दिया कि कल की हड़ताल को रेंजर्स ने नाकाम बनाया है और ताजरों की दुकानें जबरदस्ती खुलवाई हैं। लेट्स लिसन टू फारूक सत्तार। आधा कराची बंद हुआ, पौन कराची बंद हुआ, पाव कराची बंद हुआ, जुज़वी हुआ, जैसा भी हुआ लोगों ने अपनी मर्जी से किया। लेकिन खुलवाने के लिए जहां जहां बंद हुआ, खुलवाने के लिए जबरदस्ती किसने की? किसने की? क्या ये रेंजर्स का काम है? क्या ये कानून नाफिज करने वालों का काम है? ये काम फिर क्यों हो रहा है? अगर हमें कहा जा रहा है कि हम जबरदस्ती ना करें तो आप भी जबरदस्ती ना करें। कराची ऑपरेशन बार बार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और रेंजर्स के दरमियान तनाज़े का बाइस बन रहा है। इस ऑपरेशन पर एमकेएम बार बार एक ही एतराज उठा रही है। वो ये कहती है कि उनके कारकुनों की गिरफ्तारी के ऊपर उनको एतराज है। वो ये भी कहते हैं कि कारकुनों के हवाले से लापता हो जाने पर भी उन्हें एतराज है। मगर ये भी एक हकीकत है कि इसी ऑपरेशन से कराची में अमन कायम हुआ है और खौफ की जो फिजा नजर आती रही है माजी में वो बतदरीज कम होती चली गई है। इस ऑपरेशन के दौरान जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो आपके सामने हम रखने लगे हैं। 848 टारगेट किलर्स को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार टारगेट किलर शहर में 7,224 अफराद के कत्ल में मुलविस थे। ऑपरेशन के दौरान 1586 डाकू गिरफ्तार हुए, 336 भत्ताखोर, 83 अगवाकार, 7,125 मफरूर गिरफ्तार हुए, जबकि तकरीबन 590 इश्तिहारी मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। 2 साल में रेंजर्स के 23 जवान शहीद हुए और 85 जख्मी हुए। ऑपरेशन के नतीजे में जराइम की शरह में 60 से 70% की कमी आई है। एमकेएम अब ये इल्जाम लगा रही है कि ऑपरेशन का निशाना सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है। मगर इस पर भी जब आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पर नजर डालें, रेंजर्स की जानिब से जारी किए गए आदाद शुमार हमारे सामने हैं। इनके मुताबिक सबसे ज्यादा छापे कल अदम पीपल्स अमन कमेटी के खिलाफ मारे गए हैं। इन आदाद शुमार के मुताबिक कराची के ऑपरेशन के दौरान एमकेएम के मुख्तलिफ दफातर पर 373 छापे मारे गए हैं टू दिस डेट। एमकेएम के 560 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया जिनसे असलहा बरामद हुआ। अवामी नेशनल पार्टी के दफ्तर पर 18 छापे मारकर 40 अफराद गिरफ्तार किए गए जिनसे मुख्तलिफ नौयत के 21 हथियार बरामद किए गए। कलदम पीपल्स अमन कमेटी के खिलाफ 396 छापे मारकर 539 अफराद गिरफ्तार किए गए। इन अफराद से 591 हथियार बरामद किए गए। कलदम तहरीके तालिबान के खिलाफ छापों में 60 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए जिनके कब्जे से मुख्तलिफ अक़साम के 619 हथियार बरामद किए गए। कलदम तंजीमों के खिलाफ 159 छापे मारे गए हैं। ये तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स
इस वक्त आपके सामने है 352 अफराद को गिरफ्तार करके 4 बरामद किए गए हैं। इन अदालत शुमार के बाद ये बात भी नहीं कह सकते कि सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को टारगेट किया गया। देन इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हमारे सामने मौजूद हैं। खुद बरतानिया के एम्बेसडर से जब हमने गुफ्तगू की, वो भी यही कहते रहे कि कराची की तरफ से उनको यही खबर मिली है कि हालात बेहतर हैं। बिजनेस कम्युनिटी से पूछ लीजिए, रॉयटर्स की एक रिपोर्ट इस वक्त आपके सामने रखेंगे। रॉयटर्स भी यही कह रहा है कि कराची में हालात इस वक्त माजी की निस्बत बहुत बेहतर हैं। कराची ऑपरेशन की कामयाबी का इतराफ आलमी सतह पर करते हुए रॉयटर्स भी कहता है कि कराची में सिक्योरिटी इदारों के ऑपरेशन के मुस्बित नताइज सामने आए हैं। प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ गई है। गुज़िश्ता साल 23% तक रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। ऐसे इलाके जहाँ कभी अमन अमान की सूरत हाल के बायस लोग घर बेचने पर मजबूर थे, वहाँ अब दोबारा मकानात खरीदे जाने लगे हैं। सिर्फ गुज़िश्ता साल कराची में 134 नए रहायशी मंसूबे शुरू हुए हैं, जो 2013 में सिर्फ 72 थे। पुलिस के आदाद शुमार के मुताबिक कत्ल गारत में 75% कमी आई है। भत्ताखोरी के वाकयात में 80% और अगवा बराए तावान की वारदातों में 90% कमी हुई है। सो होना ये चाहिए था कि लीडिंग पार्टी इन कराची पैट ऑन द बैक देती रेंजर्स को, मगर यहाँ पे शिकायत हैं। और शिकायत क्या है? वी विल टॉक अबाउट देम आफ्टर ब्रेक। कीप वॉचिंग टुनाइट्स फराया। वेलकम बैक। शाहिद साहब, आई स्टार्ट विद यू। फारूक सत्तार साहब कहते हैं स्पीकर असेंबली से इजाजत लेनी चाहिए थी और इन पर्टिकुलर उनके कोऑर्डिनेटर की रेंजर्स की कस्टडी में डेथ के बाद से मामला सेंसिटिव है। क्या ख्याल है आपका? ना, इसमें जो कुछ देर पहले के वाकयात हैं और जो हमारी हालिया तारीख है, उसको मद्देनजर जरूर रखना चाहिए। आपको याद होगा कि जब कराची में ऑपरेशन शुरू हुआ और 90 पे छापा पड़ा सबसे पहले और बहुत सारे लोग वहाँ से जो है वो ले जाए गए, तो उस वक्त शोर शराबा हुआ और शुरू में ख़ासकर MQM की तरफ से कहा गया कि जी MQM के ख़ास उनकी टारगेटिंग हो रही है और उन्हें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। माजी की भी बहुत सारी बातें जो हैं वो दोहराई गई के वक्त के साथ साथ ये सिर्फ MQM नहीं था। उसके बाद आपने देखा PPP का मामला हुआ, कालादम जमातों का मामला हुआ और मुख्तलिफ जगहों पे और जहाँ जहाँ टारगेटेड ऑपरेशन अक्रॉस द बोर्ड हुए। कोई एक खास जमात या एक खास जमीयत के बारे में ये मामला नहीं था, एक खास गिरोह के बारे में ये मामला नहीं था, मगर जहाँ जहाँ ये जो है ऑपरेशन आगे बढ़ते गए वहीं वहीं से इस तरह का शोर शराबा होता रहा। अब आप आ जाइए मौजूदा हालात में। देखें, बात यह है कि जो शख्स मतलूब है वो तो काफ़ी अरसे से उसके बारे में बात की जा रही थी। वो MQM का एक सेक्टर कमांडर और फिर मुख्तलिफ जो JITs हैं उसकी तलब थी वहाँ पे, और उसी सिलसिले में अगर कोई इंफॉर्मेशन मिली है रेंजर्स को और वो उस इलाके में पहुंचे हैं जहाँ उन्होंने एक सर्च ऑपरेशन किया है या जहाँ सर्च ऑपरेशन करने की जरूरत थी, तो ये इत्तला के मुताबिक वैसे स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं, हमें नजर आ रहा है कि फारूक सत्तार साहब की शख्सियतें जिन पर बार बार फोकस है, चाहे उनके घर का मुहासरा हो, चाहे उनके कोऑर्डिनेटर के ऊपर शक हो, क्या कोई ऐसे शवाहिद हैं रेंजर्स के पास कि उन्हें बार बार फारूक सत्तार साहब को हम कह सकते हैं कि ही इज वांटेड एट द मोमेंट, या कोई ऐसे मामलात हैं जिन पर उनके खिलाफ कम से कम तहकीक जरूर इन पर्टिकुलर फारूक सत्तार पर हो रही है? ये मुझसे सवाल किया आपने साहब। देखें, मैंने तो आपको एक जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक मुझे नहीं मालूम कि खासकर फारूक सत्तार साहब जो हैं उनको कुछ इस पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट किया जा रहा है, और अगर वहां पहुंचे भी हैं और अगर वहां कोई तला है कि इनके यहाँ कोई हो सकता है, तो आपको अपनी तलाशी देने में क्या हर्ज है? आप दें, ठीक, ये तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और बजाय इसके कि शोर शराबा हो, आप कहें कि हाँ जी आइए, अगर आपको कोई शक है कहीं से देखिए इतलात जब मिलती हैं तो फिर रेंजर्स का काम है ना वहां पहुंचना और वहां पहुंचकर सारे इलाके की तलाशी लेना। जब 90 का मामला था तो उस पूरे सेक्टर की तलाशी ली गई थी और जगह जगह से फिर लोग जो हैं वो उनको काबू किया गया था। ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग जिनको जिनके बारे में उनके पास कोई सबूत नहीं तो उनको छोड़ भी दिया गया था। तो मैं समझता हूं कि इसमें हमें इत्तफाक करना चाहिए और अगर ऐसा मामला होता है
کسی خاص آدمی کو نہ وہ اٹھا کر لے گئے اور نہ فاروق ستار صاحب کو کوئی ایسا گھران پہنچایا گیا. تو اس کو بجائے شور شرابے کے اگر کوئی آدمی مطلوب ہے تو اس کے لیے پھر سب کو مدد تو کرنی چاہیے نا. آفٹر آل یہی رینجرز ہیں جنہوں نے کراچی کا امن اور سکون واپس لوٹایا. جبکہ خود فاروق ستار صاحب کئی بار یہ بات آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں. ساجد احمد صاحب، اس سے پہلے کہ ہم فاروق ستار صاحب پر آئیں، پہلے تو مجھے بتائیں کہ ایم کیو ایم کا یہ دعویٰ ہے کہ دکانیں زبردستی کھلوا دی گئیں، رینجرز کے لیے زبردستی بند کروائی گئی. سر، زبردستی دکان بند تو ہو سکتی ہے، یہ زبردستی دکان کھلوائی کیسے جاتی ہے؟ یہ ذرا مجھے ایکسپلین کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کے پروگرام میں موجود تمام حاضرین کو السلام علیکم. اچھا، جو آپ کے گیسٹ ابھی بات کر رہے تھے مجھ تک بالکل کوئی ان کی آواز پہنچی نہیں ہے، وائس بالکل میرے کان تک نہیں آئی ہے. مجھے نہیں پتا کہ شاید میں ریپیٹ کر دوں گی ان کی جو بات ہے، میں آپ دہرا دوں گی. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ دکانیں زبردستی کیسے کھلوائیں رینجرز نے؟ اچھا فریہ، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے فاروق ستار بھائی رہے گزشتہ ایک دن پہلے رات چھاپا مارا گیا اور تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے تک ان کے گھر کو اور ارد گرد کی گلیوں کو کارڈر کیا گیا. ایون یہ کہ جو لوگ نماز پڑھنے جانا چاہ رہے تھے، تراویح پڑھنا چاہتے تھے، وہ تراویح پڑھنے جاتے. اچھا پھر ہوا یہ، ہم بات کریں گے پوری بات. اچھا پھر ہوا یہ بتا دیں، آپ نے احتجاج کرنا تھا، دکانیں بند کرنی تھی، دکانیں زبردستی کس نے کھلوائی ہیں اور کیسے ہو گیا یہ؟ اچھا مجھے تھوڑا سا بات کرنے دیں گی، بتانے دیں گی تو میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا کے پھر میں آگے جاؤں گا نا. اچھا، جب فاروق ستار بھائی کے گھر پہ چھاپا پڑا، اب تک ایم کیو ایم کے کارکنان پہ تقریباً 10,000 چھاپے مارے جا چکے ہیں. ایم کیو ایم کے 4,800 کچھ کارکن اس وقت تک ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے. 1,027 کارکن ایم کیو ایم کے اس وقت جیلوں میں ہیں. 60 ایم کیو ایم کے کارکنان مابعد قتل ہو چکے ہیں. 155 ایم کیو ایم کے کارکن اس وقت تک لاپتہ ہیں. اچھا، یہ ظلم و ستم اس طرح جاری اور ساری ہے. ایم کیو ایم نے آپریشن کو سپورٹ بھی کیا، حمایت بھی کی. اچھا بالکل اس طرح جب فاروق ستار بھائی کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، فاروق ستار بھائی ایم کیو ایم کے پارلیمانی لیڈر ہیں، وہ. اچھا، ان کا ایک اچھا امیج ہے، ان کی ایک اچھی شخصیت ہے معاشرے کے اندر. اچھا، جب ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا تو پھر ایم کیو ایم نے بھی اس کے اگینسٹ میں ایک کراچی میں احتجاج کی کال دی اور لوگوں سے ریکویسٹ کی کہ وہ رضاکارانہ طور پر اپنے کاروبار کو بند رکھیں. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ نو گو ایریا، مثال کے طور پر لانڈی، کورنگی، ملیر، شاہ فیصل، لائنز ایریا کے اندر حقیقی دہشت گردوں نے دکانیں کھلوائیں. اور کسی بھی ادارے کو پارٹی نہیں بننا چاہیے. فریہ، میرے خیال میں اگر ہم نے احتجاج کی کال دی تھی تو اداروں کو بھی اپنا کہ اگر کوئی ضرورت سے دکانیں بند کروا رہا ہے تو ان کو تو ہمیں کمپلین کریں. وہ یہ کہ باقاعدہ طور پر دکانیں ایریاز کے اندر اداروں کے لوگوں نے جا کے کھلوائی ہیں. جو مارکیٹیں ہیں ان کو صدر کو کال کی گئی ہے کہ اگر تم نے دکانیں نہیں کھولی تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے. تو اس صورت میں پھر ایم کیو ایم نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے بھائی، ہم کسی کی جان کو خطرے میں ڈالنا چاہتے، جو شخص دکان بند کرنا چاہتا ہے وہ بند کرے اور جو کھولنا چاہتا ہے کھول دے. بالکل اس طرح سے صاحب، جن لوگوں کی دکانیں، کیا آپ مجھے 100 لوگوں کے انٹرویو کروا سکتے ہیں؟ میں خود آ جاتی ہوں کراچی. آپ کراچی ہیں، سب سے پہلے آپ کراچی ہیں، چھپا لیتی ہوں جو یہ بات کہہ دیں کہ ہماری دکانیں زبردستی کھلوائی ہیں. سر، زبردستی کھلتی کیسے ہے دکان؟ جی آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں، آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے پروگرام کریں تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ضرورت سے دکان کس طرح بند ہو سکتی ہے. اگر آپ گراؤنڈ پر موجود ہوں تو ایم کیو ایم کے کارکنان کے ذرا گھر پر جائیں جو گرفتار ہوئے ہیں، ان کو کس طرح کی گالی دی جا رہی ہے، پارٹی کے لوگوں کو اس طرح سے گالی دی جا رہی تھی، ان کی ماں بہنوں کو اس طرح گالی دی جاتی گرفتار کرنے کے بعد. یہ آپ گراؤنڈ پر اتریں، جو لوگ ایم کیو ایم کے لاپتہ ہیں 155 ان کے گھروں پر جائیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ گھر میں چھاپا مارا جاتا ہے، ان کے ساتھ کتنی زیادتی کی جا رہی ہے. ایم کیو ایم کے کارکنوں کو گرفتار کرنے کے بعد پھر ان کے گھر والے بھی اس ٹارچر میں ہوتے ہیں. پھر جیلوں میں بھی جو ایم کیو ایم کے کارکنان بندے ہیں، آپ جیل کا بھی ایک وزٹ کریں اور جو ایم کیو ایم کے کارکنان بندے ہیں ان سے آپ انٹرویو کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کو بھی تشدد کیا گیا ہے اور ان کو بھی اس چیز سے مجبور کیا گیا کہ آپ پارٹی بدلیں، آپ تھانے چلیں یا خیابانے چلیں. یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے. اس صورت میں تو پھر آپ گراؤنڈ پر اتریں، آپ تھانے جیل بھی جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں کراچی میں زیادتی کس طرح سے ہوگی. اب میں تھوڑا سا ڈیوائڈ کی سیاست ختم کر دیں، کیونکہ آپ مجھے کراچی کا کیا بتائیں گے سر؟ آپ مجھے کراچی کا بتائیں گے یا میں آپ کو کراچی کا بتاؤں؟ یہ اسلام آباد کراچی میں ڈیوائڈ مت کیا کرے لوگوں کو. یہ کوئی اچھی روایت کسی بھی طریقے سے نہیں ہے. تمام پاکستان میں ہمارا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بول رہا ہوں آپ گراؤنڈ پر ہیں، آپ جائیں جیل کے اندر، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں کس طرح سے لوگوں کو تشدد نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پارٹی بدلیں. یہ تو ہو رہا ہے کراچی کے اندر. آپ بالکل ہیں، آپ 100 کی بات کریے، آپ کو میں 1000 لوگوں کے انٹرویو کروا دوں گا، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ میں کراچی آ کے ساتھ پروگرام کروں گی. یہ میں نے آن ایئر کہہ دیا. تشدد کو سہ رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں نا یہ بات.
آپ کو فاروق ستار بھائی بھی کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی بھی اپیل کر رہی ہے, پوری پارٹی کراچی میں اگر جھوٹ تو نہیں بول رہی. اچھا مثال کے طور پر اگر آپ سچ بول رہے ہیں کہ دیگر لوگ پاکستان کے سیاستدان سچ بولتے ہیں, تو ایم کیو ایم کے خلاف 3 آپریشن, میں آخری بات کروں گا, ایم کیو ایم کے خلاف 3 آپریشن ہو چکے ہیں, اور اب گزشتہ دنوں بلدیاتی جو الیکشن ہوئے, پھر ابھی جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں, اس میں ایم کیو ایم کامیاب ہو رہی ہے نا. اس کا مطلب یہ کہ لوگ ایم کیو ایم پر بھروسہ کر رہے ہیں. آپ اگر بھروسہ نہ کریں یا دیگر لوگ بھروسہ نہ کریں کراچی کے لوگوں پر, وہ الگ بات. یہ اتنی آپ نے اتنی دلچسپ بات کر دی. آپ کہہ رہے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے کوئی کسی کو زبردستی نہیں کر سکتا, مگر دکانوں کے لیے کر سکتا ہے. بٹ آئی کم ٹو یو, لیٹ می کم ٹو فیصل وادر صاحب. آپ بھی کراچی میں ہیں, کیا کراچی میں دستی دکانیں بند اور کھلوائی گئی ہیں؟ سب والیو سٹنگ دیر, لوگوں کو زبردستی کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جماعت چھوڑ دیں اور یہ جوائن کر لیں. ان سے کیا پوچھ رہے ہیں, مجھ سے پوچھے نا, وہ ان کو کیا پتا, ان کو تو کچھ نہیں پتا نا. یہ تو یقیناً بولیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہو رہا. ان کو نہیں پتا, ہم سہ رہے ہیں نا, یہ زیادتی ہم سہ رہے ہیں, یہ ظلم ہم سہ رہے ہیں. ہمارے قائد پہ پابندی لگی ہے, ایم کیو ایم پہ پابندی لگا جا رہی ہے. ایم کیو ایم کو سیاسی سرگرمی کی آزادی نہیں ہے. دوسرا سے آپ کیا پوچھیں, وہ کیا بتائیں گے کہ آپ یہ سوال ان سے کر رہی ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ ایم کیو ایم کے لوگوں سے زبردستی کی, وہ تو بولیں گے نہیں کی جا رہی, ان کو کیا پتا. اچھا صرف ایم کیو ایم کے لوگوں کو پتا, اور کوئی نہیں بات کر سکتا. فیصل وادر صاحب ویسے سچویشن کیا ہے اس کا کراچی کی, چھوڑ دیں ایم کیو ایم پر سائڈ پر. اوکے 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 اوکے. تحقیق کو پیش کرنا چاہیے, ان کو پوروں کا ہار پہنچانا چاہیے, کیونکہ ان کا ایک کام ہے ایز لا انفورسنگ ایجنسی کہ وہ تحفظ دے ان سب لوگوں کو جن کو زبردستی دکانیں بند کرانے کی کوئی پولیٹیکل پارٹی کے, جیسے کہ متحدہ قومی موومنٹ آج تک کرتی آئی ہے. اچھا متحدہ قومی موومنٹ کا بیک گراؤنڈ آپ یاد رکھیں کہ ان کی سیاست کا ڈرائیونگ اسٹریٹ ہمیشہ بیسڈ آن ٹیررزم رہی ہے. اب جب یہ بیک فٹ پہ گئے ہیں تو ان کی بات, یہ ساجد صاحب جیسے اچھے لوگ سامنے نظر آ رہے, لیکن ان کی بیک بون پہلے ہمیشہ بیسڈ آن ٹیررزم کی, ہتھیاروں کی سیاست تھی, بندوق کی سیاست تھی, خوف کی سیاست تھی, ڈر کی سیاست تھی, جس کی وجہ سے کراچی بند ہوتا تھا. اب کراچی نے ریجیکٹ کر دیا اس چیز کو, اور اس کے اندر لا انفورسنگ ایجنسی کا بہت بڑا ہاتھ ہے, اور تحریک انصاف نے بھی قوم کو آواز اور زبان دی. اب مطلب ہے کہ ان کی سیاست کو دیکھ کسی کا مشکل ہو رہی ہے. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں فاروق ستار صاحب کی اسٹیٹمنٹ کا, دیکھیں 3 مئی کو اسپیکر کو رینجر سے لکھ دیا ہے کامران فاروقی صاحب کے لیے ایجنسی ہے کہ ان کو انٹروگیشن میں بلانا ہے, جیسے قادر پٹیل کو بلایا جا رہا تھا. اگر 3 مئی کو اسمبلی کے اسپیکر کو لکھ دیا ہے اور انہوں نے آگے لکھ دیا ہے, اور کامران فاروقی صاحب نے ان کو رائٹنگ میں بھیج دیا ہے کہ میری والدہ بیمار ہے, میں 2 ہفتے بعد ملوں گا, تو اس کا مطلب 2 ہفتے میں ان کو آ جانا چاہیے تھا, اور ان کو انٹروگیشن کے لیے بلایا جاتا, ان کو کوئی الزام نہیں تھا. لیکن اگر 2 ہفتے تک نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ شک و شبہات پیدا ہو جاتے. ڈی آئی ٹی کے اوپر میں کوئی بہت زیادہ انڈورس بھی کروں گا کیونکہ ڈی آئی ٹی میں نام ڈالے بھی جاتے ہیں, ڈی آئی ٹی کے نام نکالے بھی جاتے ہیں, اور ڈی آئی ٹی کی کورٹ لا کے اندر کوئی ویلیو نہیں ہے. سو سیٹ سائڈ میرے لیے ڈی آئی ٹی از ناٹ دیٹ ریلیونٹ ایٹ دا مومنٹ. جہاں تک کامران فاروقی صاحب کی بات ہے, اگر ان کو بلا رہے ہیں وہ نہیں آ رہے تو پھر لا انفورسنگ ایجنسی کا کام ہے کہ ان کو پروڈیوس کرنے کے لیے وہ چھاپے جا رہے ہیں. اب چھاپے مارنے کے لیے اگر انہیں محاصرہ کیا اور ان کو اطلاع کی, ان کی سوچ سے ان کو بتایا کہ فاروق ستار صاحب کے گھر میں موجود ہے, اور میں کہتا ہوں فاروق ستار صاحب صحیح کہتے ہوں گے کہ ان کے گھر میں موجود نہیں ہے, تو اس میں کوئی ذائقہ نہیں ہے. اگر میرا گھر میں کوئی لا انفورسنگ ایجنسی گھراتی ہے تو ان کو جانچ دوں گا کہ آپ آگے چیک کر کے میری آپ کو غلط انفارمیشن ملی ہے. لیکن بڑھیا صاحبہ بیس کے, اگر انہوں نے بیس بنایا ہے کہ میں پارلیمانی لیڈر ہوں, تو یہ چیز بالکل ریجیکٹ کرنی پڑے گی کہ پارلیمانی لیڈر ہو, سی ایم ہو, پرائم منسٹر ہو, منسٹر ہو, یہ قانون سے بالا کر رہی ہے کہ ان کے گھر میں. I absolutely agree with you شاہد لطیف صاحب. 2 اہم باتیں ہوئی ہیں اس عرصے میں. ایک تو جتنا بھی آپریشن کے خلاف متحدہ قومی موومنٹ کے معاملات سنیں یا متحدہ قومی موومنٹ کی بتدریج کم ہوتی ہوئی طاقت دیکھیں, الیکشن میں متحدہ قومی موومنٹ پھر بھی جیت جاتی ہے. دوسری طرف ووٹر ٹرن آؤٹ 10% ہم نے دیکھا ہے اس دفعہ. تو اگر حالات بہتر ہیں جیسے کہ رپورٹس بتا رہی ہیں, سروس بتا رہی ہیں, تو لوگ ووٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو پورے ملک میں ہے نا, جو پرانی پارٹیز ہیں آج بھی ان کا ووٹ بینک موجود ہے, اور ووٹ بینک جو ہے لوگ جو ہیں وہ اپنی پارٹی اور اپنے جو ان کے رہنما ہیں
उनका एहसास करते हुए वो आज भी वोट दे रहे हैं। इसी वजह से ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं ये लोगों तक हकायक लाने के लिए कामयाब इसलिए इस तरह साबित हो रहे हैं वक्त के साथ साथ कि कम से कम लोगों को हकीकत का पता चले। क्या इसमें कोई दो राय है कि आज का कराची जो माजी का कराची था उससे किस हद तक बेहतर हो गया? आपने शुरू में बात की कि क्राइम रेट किस हद तक कम हुआ, कि जो जुराइम है वो किस हद तक कम हुए। आप एक आम कराची आइट से पूछें, हम सब के वहाँ रिश्तेदार हैं, हम सब कराची के कहाँ हमारा आना जाना है, क्या हम जिस तरह कराची को पाते हैं क्या हम उसकी कराची की हालत पर अब पुरसुकून नहीं है? क्या कराची लोग उस पर पुरसुकून नहीं है? ये ऐसे हुआ, ये कराची में ऑप्शंस की वजह से हुआ। किसने किए? रेंजर्स ने किए, और रेंजर्स को बुलाया किसने? हुकूमत ने बुलाया। तो ये जो वोट वाला सिलसिला आप बात कर रही हैं, यही वो वजह है कि जिसके ऊपर अब कुछ लोग उठ खड़े हुए हैं कि वो हकायक जो हैं वो किसी तरह उस वोट बैंक तक ना पहुंचे जिसके तहत उन पर साबित हो कि जी असल में जुराइम किस जगह से हो रहे हैं और कहीं उनका जो वोट बैंक है या जो उनकी फॉलोइंग है वो खराब ना हो। और अगर कराची को आज खुले रखने के लिए मैं समझता हूं कि एफर्ट किए जा रहे हैं तो ये लोगों के हक में है। कराची में आपको मालूम है कि छोटी सी बात पे पूरा कराची बंद कर दिया जाता था, और कैसे किया जाता था? एक खौफ दिलाकर बंद कराया जाता था। ठीक, आम आदमी अब नजर आ रहा है कि इन चीजों से तंग था, लिहाजा वो अपना कारोबार चलाना चाहते हैं। लोगों को वो कराची का वो सुकून जो अरसा दराज से मिसिंग था, आज उन्हें उसकी जरूरत है, लिहाजा वो सब इसमें शामिल हो रहे हैं। अगर एक पार्टी ये कहती है कि जनाब जबरदस्ती को लाया जा रहा है, देखिए ये तो फिर बातें हैं ना, इन बातों में सदाकत है नहीं है, किस हद तक है, ये तो कराची के लोग और जिनसे आपका भी ताल्लुक, आपका भी कांटेक्ट, आप जरा चेक कीजिए कि कराची में आम दुनिया खुश है या इन ऑपरेशन के बाद और ये कारोबार खोलने के बारे में नाखुश है। शाहिद साहब, यहाँ पे हम अनाउंस करते हैं हमारे फेसबुक पेज पर और ट्विटर अकाउंट पर, ये ओपनिंग अप पोल, जो लोग कह रहे हैं कि उनकी दुकानें जबरदस्ती बंद करवाई गई, जबरदस्ती खुलवाई गई, वो हमें लिखे, ले लीजिए डिटेल्स, हम आपको इन कॉन्फिडेंस कॉल करेंगे और तहकीक करेंगे। ये हम इस वक्त पोल ओपन कर रहे हैं, वी विल सर्टेनली गेट बैक टू यू ऑन दैट। साजिद अहमद साहब, कामरान फारूकी साहब को वजह क्या है? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से कोई छुपा कर उनको नहीं बुलाया जा रहा, क्यों खुद से कार्रवाई नहीं कर लेती मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट? देखिए फरिया, मैं दोबारा कहूंगा कि शायद लतीफ साहब की बात मेरे कान तक बिल्कुल नहीं पहुंची। वो उनकी बात, उन्होंने दो बातें, बहुत सारी बातों में जो दो पॉइंट चाहूंगी आप एड्रेस करें जरूर। उनमें से एक ये कि वो कह रहे हैं आप उनके साथ कोऑपरेट करें रेंजर्स के साथ, अगर वो आ भी गए हैं आपके घर की तलाशी लेने, आपके पास कुछ छुपाने को नहीं है, आप कोऑपरेट करें उनके साथ। देखिए फरिया शायद लतीफ साहब भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब ये ऑपरेशन कराची में 3 मरतबा हो चुका है। अच्छा, 1992 को हुआ तो कहा गया था 72 बड़ी मछलियों के खिलाफ करेंगे और इसका दायरा कार सिंध तक होगा, हुआ एमक्यूएम के खिलाफ। अच्छा, जब एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन हुआ तो इसके अगेंस्ट में हकीकी जमात एमक्यूएम हकीकी बनाई गई, उसके जरिए कराची में कत्लेआम करवाया गया। अच्छा, सेकंड टाइम बेनजीर भुट्टो के दौर में हुआ, फिर थर्ड टाइम अभी स्टार्ट हो रहा है तो अब दूसरी पार्टी लाके एमक्यूएम के सामने खड़ी कर दी गई है ताकि कराची में कत्लो गारतगिरी मजीद हो। अच्छा, अब रह गई बात ताउन की रेंजर्स के साथ, ये इदारों के साथ। अच्छा, जब तीनों मरतबा जब कराची में ऑपरेशन हुआ तो हर मरतबा एमक्यूएम ने इदारों के साथ कोऑपरेट किया और ये कहा कि बिल्कुल कराची में ऑपरेशन करें। कराची में ब्लैक जेट दहशतगर्द भी हैं। नेशनल एक्शन प्लान के तहत ये तय पाया था कि जो भी ब्लैक जेट दहशतगर्द होंगे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, बिल्कुल एमक्यूएम ने मेरी बात, एमक्यूएम ने ताउन किया। आपको याद होगा, बात सुन ले ना, वो सिंध असेंबली आ रहे हैं ना, वो रेंजर्स के सामने पेश हो रहे हैं, आगे जा रहा हूं, कौमी मूवमेंट उनके खिलाफ कोई एक्शन ले रही है। मैं आपको बता रहा हूँ ताउन की बात कर रहे हैं ना आप। एमक्यूएम के कारकुनान के घर पर तकरीबन 10,000 छापे मारे जा चुके हैं। कहीं पर भी मज़ाहमत का सामना हुआ रेंजर्स को या इदारों को? कभी नहीं, ये सुनने में भी नहीं आया होगा। बल्कि जो कल्प्रिट्स हैं, जो लियारी गैंग वॉर के लोग हैं, जो जहादी तंजीमों के लोग तालिबान हैं, वहां पर अगर इदारे गए, पुलिस गई, रेंजर गई तो वहां बाकायदा तौर पर मज़ाहमत का सामना करना पड़ा है। नंबर 1 ये हमारे ताउन। फिर 9/0 पर जब छापा मारा गया तो एमक्यूएम ने मुकम्मल ताउन किया, बल्कि बाज़ औक़ात ये कहा भी गया कि मुत्तहिदा कौम मुकम्मल ताउन कर रहे हैं, तो हम तो मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। अब रह गई बात डॉक्टर फारूक सत्तार भाई की या कामरान फारूकी की। अब देखिए, डॉक्टर फारूक सत्तार भाई पार्लियामानी लीडर हैं और एक आइन कानून भी कुछ कहता है ना। मिसाल के तौर पर अगर कामरान फारूकी के लिए स्पीकर को डीजी रेंजर्स ने खत लिखा, डीजी रेंजर्स हमारे काबिल एहतराम है, फारूक सत्तार भाई का एमक्यूएम की टीम उनसे मिलती रहती है और राब्ते भी हमारे मुख्तलिफ इशूज पर उनके साथ रहते हैं, बातचीत चलती रहती है। अब अगर कामरान फारूकी के लिए सिंध असेंबली के स्पीकर को खत लिखा, बहुत अच्छी बात है, कानून पर आइन पर अमल किया।
बिल्कुल इस तरह अगर सर, डॉक्टर मगर आप फारूक मेरे सत्तार सवाल भाई का जवाब नहीं 30 दे साल रहे। से- मेरा 30 साल सवाल से ये किया था सियासी कि जमात का कमरान हिस्सा फारूकी हैं, साहब उनका एक क्यों नहीं इमेज अपने है दोस्त पे- कराची के अंदर, ठीक। वो इस जमात से वाबस्ता है, तहरीक से वाबस्ता है, पार्टी से वाबस्ता है, साजिद साहब- उनकी एक शख्सियत है, उनको लाखों लोगों ने ओके, वोट दिए हैं, ओके, वो कराची के मेयर भी रह चुके हैं। आप बिल्कुल। उनके घर पर आए, उनके घर पर लाकर बटे मारे, कोई जराइम पेशा तो नहीं है ना, मगर आप एक पार्टी के रहनुमा हैं, आप उनके घर पे बट मारे, लाकर लाते मारे, घूसे मारे, निकालो बाहर कौन है, लेकिन बड़ी औरत है उनकी बीवी इंटरेस्टिंग चिल्ला रही है, भाई क्या बात मसला ये है कि है, आप अपना एटीट्यूड से रखें। अच्छा हमारा कहने फारूक सत्तार भाई का कहना ये है कि अगर डीजी रेंजर्स मुझे कॉल कर देते तो मैं अपने घर पे तलाशी दे देता। अब अगर उनके घर पर आए, वहां पर 2 घंटे तक रहे और कोई मुजरिम वहां से बरामद नहीं ऐसे हुआ, तो होता कुछ फौरी नहीं है। करेगा उनसे कोई? जब आप कह रहे हैं कानून सबके लिए बराबर है तो एक खास शख्स को पाकिस्तान के कॉल अंदर ही क्यों की प्रूफ करने जाए? की कोशिश की गई कि शायद Okay, फारूक I'll take सत्तार a भाई ने quick break. आप घर मेरी के अंदर बात सुन टेररिज्म नहीं रहे हैं। रखे, I'll टेररिस्ट take a रखे हुए quick हैं, break. Keep दहशतगर्दों watching को रखा Drawing हुआ है। Sir, yeah. And welcome back. फैसल वादिद साहब, जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से रेंजर्स पर, यह अब बड़े लंबे अरसे से ऐसा मुसलसल हो रहा है। क्या इसका कोई पॉलिटिकल हल है? क्या इसका कोई ऐसा तरीकाकार है कि कुछ लोग बैठ जाएं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी बुला लें, रेंजर्स के भी उसके अंदर ओहदेदारान हों और मामले को हल किया जाए, या ये यूं ही चलता रहेगा? देखिए फरिया साहब, आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, पॉलिटिकल हल इसका निकलना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि जब तक एमसीएम भी सीरियस नहीं होगी, बैठ के एक लिस्ट के तहत जो मतलूब लोग हैं, देखिए ये कभी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ। आप भी मौजूद है, साजिद साहब भी मौजूद है, शायद नदीफ साहब का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है कि आपको कोई आदमी मतलूब हो, आप इतनी जगहों पे दरख्वास्त दें और बुलाएं। ये एक नया प्रेसिडेंट सेट रेंजर्स ने किया जो बहुत अच्छा था, और किसी के ऊपर कोई एक्यूजेशन भी नहीं की कि ये इसमें मतलूब है या डाका था या कत्ल था। तो अगर किसी को प्यार से बुलाया था तो वो आके एज ए सिटीजन उसका राइट है वो जस्टिफाई करे अपनी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी को। मुझे आपको भी कोई बुलाए तो हम टाइमलाइन देकर उस टाइम पे मौजूद हो, लेकिन नहीं मौजूद ये सब चीजों के फरोग एमकेएम ही करिए। फिर एमकेएम का रिएक्शन जो आया, फारूक सत्तार साहब ने जो रिएक्ट किया, पहले वो घर से बाहर नहीं निकले, उनकी बेगम साहिबा जो थी वो डील करती रही, वो एक चैनल पे फोन पे लगे रहे टीवी चैनल के साथ, और उसके बाद जब रेंजर्स चली गई तो वो गाड़ी के ऊपर चढ़ गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और उसमें उन्होंने कहा कि जी कल से कराची एहतजाज करेगा। मतलब ये कैसी सियासत हो रही है फिर से कि ये सियासत के अंदर स्ट्राइक कॉल करने का रीजन कहाँ से आ गया है? नो रीजन फॉर इट। आम आदमी की लाइफ मखूफ कर दे, एक आम आदमी जिससे की आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है, उसको आप मजबूर करें, वो अब मौजूद अब नहीं पॉसिबल। अब कराची ने रिजेक्ट कर दिया है। और जहां तक साजिद साहब ने कहा कि अगर कुछ लोग प्रेशर कर रहे हैं तराना पार्टी में जाने के लिए, क्या नाम है उसका पार्टी का, पार्टी कौमी तराना पार्टी हो गई ना वो, तो कौमी तराना पार्टी में अगर कोई जाना चाहता है तो कौम उसको रिजेक्ट कर देगी वोट ना देकर, तो उसमें कोई परेशानी नहीं। और साजिद साहब की पार्टी में भी एमके में बहुत लोग शमूलियत करे तो उनके अंदर शमूलियत कौन करा रहा है जबरदस्ती? तो ये बातें करना बेकार है। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी आई है आने दे मैदान में, अगर वो लोगों को समझ नहीं आएगी तो लोग उसको वोट ना दे के रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन ये टॉपिक आ गया है बीच में, कहना है आप क्यों, आपके हवाले से भी खबरें आई कि शायद आप ज्वाइन कर लेंगे इस पार्टी को। बढ़िया था, मैंने तो आपके प्रोग्राम में पहले ही डिनाई कर दिया था। इट्स बेसिकली गॉसिप एंड स्पेकुलेशन। जब कभी ऐसी कोई चीज कहीं भी होगी और स्पेशली मेरे जैसे आदमी के साथ होगी तो मैं तो फ्रंट फुट पा के बता देता हूँ कौम को और आप लोगों को। मुझे कुछ छुपाने की नहीं, ऐसी कोई बात है नहीं तो मैं उस पर क्या कमेंट करूँ। किसी ने आपको कॉल तो नहीं की मुत्तहिदा मूवमेंट के लिए कि आप ज्वाइन करें? देखिए फरिया साहब, मैं समझता हूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अंदर बहुत अच्छे लोग भी हैं और आज उनके ऊपर जो उनका मैंडेट चैलेंज हो गया है उनको एड्रेस करना चाहिए। कराची के लोगों की चीजों को, पानी का इशू आज 7 साल तक ये गवर्नमेंट में रहे, पानी का इशू इन्होंने रिजॉल्व नहीं किया। मुशर्रफ के दौर में थे, इन्होंने उस वक्त रिजॉल्व नहीं किया। उसके बाद वाटर बोर्ड के अंदर एमकेएम का माफिया बैठा हुआ है जो पेट्रोल का वाटर क्राइसिस को और बढ़ावा दे रहा है। और सिंध गवर्नमेंट उनके बजट नहीं पूरी करके दे रही। पिपरी और पिपरी के अंदर पंप नहीं चल रहे, 450 मिलियन गैलन पानी समुद्र में बहाया जा रहा है। वेरी फेयर पॉइंट्स साहब एंड शायद साहब, आई कम टू यू विद द सेम क्वेश्चन। इस मामले को हल कैसे करना है? रेंजर्स एंड लॉ एनफोर्समेंट सिर्फ अमन अमान के लिए वो काम कर चुके हैं, नजर आ रहे हैं हमें फैक्ट्स को सस्टेन करना पॉलिटिकल गवर्नमेंट का काम है, इन लोगों के मसाइल हल करना पॉलिटिकल गवर्नमेंट का काम है। हमें नजर ये आ रहा है कि पॉलिटिकल सेटअप में इंटरेस्टी लोगों को नहीं नजर आ रहा। 10% टर्न आउट हो गया शहर का।
जी फरमाइए जी, फरमाइए। ये पूछ रहे Common हो थे, गया। ये साजिद अहमद साहब मौजूदा लास्ट टू एड्रेस दैट शायद लतीफ साहब, अगर पॉलिटिकल जी। पार्टीज के अंदर ये कंसेंसस नहीं होगा कि हमें मामला ठीक करने हैं, तो मामला आगे कैसे चलेगा? जो मेजर सियासी जमात है कराची की, वो नाराज है। सिंध हुकूमत के साथ उनके मामला ठीक नहीं है। सिंध हुकूमत के अपने मसाइल हैं, शहर को कैसे ठीक करेंगे? ये रेंजर्स से तो नहीं करना उनके अवामी मसाइल ठीक करना। देखें बॉटम लाइन वही है जो भी इन्होंने फैसल साहब ने भी कही कि असल में हम सब लोग जो पाकिस्तान के हैं उन्होंने क्या देखना है कि पाकिस्तान के मफाद में है कि कराची जैसा शहर, सिंध का सूबा और कराची जो आपके मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, जो हालात वहां हो गए थे उनको ठीक करना हम सब की जिम्मेदारी थी, हम सब चाहते थे और ऐसी चीज हुई जिसके तहत कराची जो है उसको हमने टर्न अराउंड किया। तो एक बात तो तय हो गई कि कराची में जो भी हो रहा था वो गलत था, उसको सही किया गया। अब उसको सही करने में अगर कोई एक पार्टी इस हद तक शिकायतें करे, देखें ना, अब एक पार्टी नहीं, मैंने तो कहा दूसरी पार्टी भी बीच में शामिल हुई, पीपीपी भी शामिल हो गई, तो हम क्या कहें कि जी जिस तरफ जाके आप इन चीजों को पकड़ना चाहते हैं वहीं से शोर शराबा शुरू हो जाता है, तो ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में तो नहीं है। अब आ जाए आप दूसरी तरफ के, इसको ठीक कैसे किया जाए। मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज को अपने अंदर जो मामलात हैं उनको ठीक करने की जरूरत है। पहले तो माने कि हाँ जो हालात खराब हो रहे थे इनका मान लिया कि इनकी कंट्रीब्यूशन नहीं, तो फिर कंट्रोल भी तो नहीं था ना, आपने क्यों नहीं ठीक किए? एमक्यूएम तो अरसा दराज से वहां हुकूमत में है, क्यों नहीं ठीक किए? अगर पीपीपी की तरफ ये मामलात बढ़े तो पीपीपी कब से हुकूमत में थी, क्यों नहीं ठीक किए? कम से कम इसका तो जवाब दें। और अगर आप ठीक नहीं कर सके और कुछ लोग आए हैं जिन्होंने रिजल्ट दिया है, उन्होंने ठीक किया है, अब आप उनके साथ तावन करें। और इस मामले में खासकर अगर एक शख्स जो है वो उसकी तलब थी, जो कामरान फारूकी साहब हैं, तो ये आदमी एमक्यूएम की तरफ से क्यों नहीं पेश किया गया? क्या इनका फर्ज नहीं बनता था कि उस आदमी को लाते, फिर ये मामले इधर तक सर्च तक ना पहुंचते? ये बड़ा तो अपने अंदर भी तो देखिए ना कि आपके प्रॉब्लम क्या है। अहमद साहब, अगर आप इस पे आ जाए, मुझे सारे बैकग्राउंड में आपसे दोबारा समझ लूंगी एक और प्रोग्राम में, इससे पहले भी हो गई। सिर्फ ये बता दें कामरान फारूकी साहब के खिलाफ आप क्यों नहीं एक्शन ले सकते? मुतहदा कौम नंबर वन फरियाद, ताउन करें, लेके चले जाए उनको। नंबर वन एक तो फैसल वाडा की आवाज मेरे मुझ तक क्लियर नहीं पहुंची है, उन्होंने क्या कहा है। अच्छा, दूसरा ये आप कामरान फारूकी वाले सवाल कर रही हैं। नंबर वन ये कि कामरान फारूकी का जीआईटी में क्लियर नहीं किया, उन पर ऑब्जेक्शन क्या है, उन पर क्लेम क्या है, उन पर चार्ज क्या है। नंबर वन ये कि प्रूव नहीं है, बिल्कुल भी साबित नहीं है और ये चीज वाज़ेह भी नहीं है। अच्छा, दूसरा ये अगर जीआईटी की बुनियाद करना चाहती है आप उनको ले जाए। मैं आगे जा रहा हूँ ना, मैं आगे जा रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। उसकी जजमेंट रेंजर्स करेंगे, आप नहीं करेंगे। बहुत कम वक्त रह गया है, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दें। नंबर वन ये कि कामरान फारूकी के नाम अगर जीआईटी में है तो वो क्लियर नहीं कि चार्ज क्या है। हम तो पूछ रहे हैं, एमक्यूएम ने पूछा कि बताएं चार्ज क्या है, उनको हम पेश भी कर देंगे, कोई मसला नहीं है। और अगर वो कहीं है तो नहीं पेश होंगे, उनको ले जाएं। अच्छा, दूसरा ये अगर जीआईटी के बुनियाद पर कामरान फारूकी को बुलाया जा रहा है तो उन लोगों का नाम भी तो जीआईटी में जो डिफेंस में बैठे हुए हैं वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनको तो पकड़ने जा रहा। यानी ये दोहरा म्यार है। आप एक कराची में ऑपरेशन कर रहे हैं, सिंध में जब अंदरूनी सिंध ऑपरेशन की बात आती है तो पूरी पीपल्स पार्टी सीनातान के सामने आ जाती है। जब पंजाब के अंदर ऑपरेशन की बात आती है तो पूरी मुस्लिम लीग नून सीनातान के सामने आ जाती है। तो कानून कोई एक है? मेरा अपने मेहमानों से सवाल जो बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर कोई कानून एक है, कोई आइन एक है? कुछ प्रूफ करेंगे कि वाकई में पाकिस्तान के अंदर सिर्फ कानून, हम ये समझते हैं कि अगर कोई कानून है तो सिर्फ एमक्यूएम के लिए है, एमक्यूएम के लिए ऑपरेशन है। कराची में पानी नहीं है, कराची पैकेज खत्म गया है, हैदराबाद पैकेज खत्म कर दिया गया है। पाकिस्तान की कोई गवर्नमेंट, पाकिस्तान की कोई सियासी जमात इसके लिए आवाज नहीं उठा रही है। जब आप पाकिस्तान कराची में कराची से बाहर आने वालों के लिए रोजगार कराची में मौजूद है, वो सब रोजगार है, लेकिन जो कराची में लोग मौजूद हैं उनके लिए रोजगार नहीं है, वो बेरोजगार हैं। पुलिस के अंदर कराची के लोग नहीं है, के अंदर कराची के लोग नहीं है, तो ऐसे अमन कहाँ कायम होगा? जब आप दोहरा म्यार रखेंगे, जब आप दोहरा कानून रखेंगे तो फिर अमन कायम नहीं हो सकता। अगर जीआईटी में अगर कामरान फारूकी का नाम है, बिल्कुल एमक्यूएम उसको पेश कर देगी, लेकिन उन लोगों को भी पकड़े जो फिर डिफेंस से बैठ कर जिन पर चार्जेस हैं, जिन पर करप्शन के चार्जेस, जिन पर चाइना करने के चार्जेस हैं,
ان کو بھی پکڑیں, ان کو گرفتار کریں, ان کے نام بھی بڑی بڑی جیٹیوں کے اور اندر جب تک نہیں پکڑیں گے کامران فاروقی صاحب نہیں آئیں گے. لوگوں کو قتل کرتا دعویٰ کیا جائے, جھنڈا گاڑا جائے. فیصل واڈا صاحب, یہ سوال اہم ہے کہ اکراس دا بورڈ تو ہونا چاہیے ہر معاملہ. فیصل واڈا صاحب, جی میں سن رہا ہوں, آپ کا سوال کیا؟ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے معاملہ. اگر کامران فاروقی کو بلا رہے ہیں تو جن کی الگ نام ہے جے آئی ٹی میں ان کو بھی بلائیں, وہ کہہ رہے ہیں. بالکل صحیح. آپ تھوڑی دیر رک جائیں. اس پہ پروو ہو گیا تھا کہ پی ایم پاکستان, سی ایم پنجاب رانا ثناء اللہ اور دیگر لوگ, لیکن یہ ایکسکیوز نہیں ہے سر, یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم بھی نہیں ایکسپورٹ کریں گے. تو یہ تو قانون ہے پاکستان کے اندر, تو ایسے قانون کے اندر کسی طرح انصاف ہو سکتا ہے, کون انصاف کی توقع رکھ سکتا ہے؟ تو ایسے انصاف اور ایسے قانون سے تو دور رہنا. ہمارے لیے قانون کچھ اور ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے قانون کچھ اور ہے. جو مادے وطن ہے, جو صنعت فائل ہے, ان کے لیے قانون الگ ہے. ہمیں صنعت فائل نہیں سمجھا جاتا, ہمارا چارج یہ ہے. پلیز پروڈیوسر صاحب ان سے ریکویسٹ کریں کہ اب دوسروں کو بات کرنے دیں. جی فیصل واڈا صاحب, اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے, قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے, لیکن ایم کیو ایم یہ ڈیمانڈ سے ہٹے کہ ہمیں پہلے بتائیں ان پہ چارجز کیا ہے. یہ کبھی ہوا ہے آج تک کہ ان پہ چارجز بتائیں گے؟ کہ یعنی کسی ایک مثال دے رہا ہوں, کامران کو قاتل کو پکڑنے سے پہلے آپ کو بتایا جائے گا, ان کو فون کیا جائے گا کہ آپ کو قتل میں پکڑنا ہے, آپ ہمارے پاس آ جائیں. بھائی آپ کو تبھی انہوں نے سیدھا کراس کوسچننگ کے لیے بلایا, جیسے قادر پٹیل کو بلایا تھا. آپ حاضر ہو, آپ کو وہاں ریزیڈنشیل امتی بتا دیں گے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ لا انفورسنگ ایجنسی, چاہے وہ پولیس جو ہے, رینجر کس کو کھانا پہنچا رہے ہیں فیصل واڈا صاحب؟ ایک تو ان کی آواز صاف نہیں آ رہی. آپ کس کو کھانا پہنچا رہے ہیں جس پہ آپ کو اعتراض ہے؟ اس بات کا کیا تعلق ہے؟ میری آ رہی ہے آپ کو آواز؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اوکے سر, اچھا آپ ان کو بات کرنے دیں آپ. جی فیصل واڈا صاحب. بالکل ان کی چیز سے متفق ہوں, قانون برابر ہوتی ہے. اسٹارٹنگ فرام سی او آر ٹو کراچی, جتنے ایشوز ہیں وہ سب کے لیے ایکول ہونے چاہیے, بالا تر ہونے چاہیے قانون سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بالا تر نہیں ہے. اگر کامران فاروقی صاحب کو بلایا ہے, ایک گڈ جیسچر دے, رینجرز کے پاس لے جائیں, ایم کیو ایم والے کراس کوسچن کروائیں, ان کو واپس دیں. وہ ابھی تک کسی میں ایکسکیوز تو نہیں ہے, لیکن آپ ٹگ آف وار بنائیں گے تو ریڈ ہوگی تو پریشانی ہوگی تو آپ ایجوٹیشن کے اوپر جائیں گے. ایجوٹیشن آپ کی ہو نہیں رہی, کراچی نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے, آپ کی ملیٹنسی کو ریجیکٹ کر دیا ہے, اب آپ کی وہ اسٹرینتھ نہیں رہی. ٹھیک, فیصل واڈا صاحب, I'll have to wrap up the show here. Thank you so much gentlemen for being on the program. مگر دو بڑی اہم باتیں ہیں, ایک تو اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کہی جاتی ہے, دوسرا یہ بڑے افسوس کی بات ہے, مجھے دلی افسوس ہوتا ہے جب ہم سوال کرنے جاتے ہیں کسی کو تو آگے سے کہا جاتا ہے آپ ان کو سوال کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایسا سسٹم ہی نہیں ہے جہاں پر ہم دیکھیں کہ سسٹینڈ اینڈ اکراس